हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से ये फिजिक्स में प्रकाश से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो प्रकाश में से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आता है, तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में से प्रकाश से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और निश्चित रूप से एक दो प्रश्न आता ही है। तो चलिए इसमें जो है 10 प्रश्नों में से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये अब आया। चलिए ये पहला प्रश्न देखिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, जब समान माप के वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए उत्तर आए तो बता सकते हैं। वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब, जितना वस्तु का आकार है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब वस्तु उसके वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, किसके वक्रता केंद्र पर हो? तो वस्तु के आकार के माप का प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के सम्मुख। तो देखिए समतल दर्पण में वक्रता केंद्र जैसा तो कुछ है नहीं। समतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या कितनी होती है समतल दर्पण की? अनंत, है ना। समतल दर्पण समझते नहीं समझते? समतल दर्पण सीधे होता है। अब जैसे वक्र होगा, ठीक है, तो यही जो है गोला बनेगा। जब तो इस गोले का केंद्र जो है वक्रता केंद्र होता है ना, और केंद्र से दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। अब जितने ज़्यादा ये मुड़ेगा, देख पा रहे हैं, जितने ज़्यादा मुड़ेगा तो गोला उतने छोटा होगा। जितने ज़्यादा मुड़ेगा गोला उतना छोटा होगा, और गोला जितना छोटा होगा त्रिज्या उतनी छोटी होगी, है ना। ये मुड़ा है तो त्रिज्या कम है। अब ये जैसे सीधा होता गया त्रिज्या बढ़ती गई, एकदम सीधा हो गया तो त्रिज्या एकदम अधिक हो गई। एकदम अधिक मतलब अनंत हो गई। तो ये छोड़िए, ये तो जो है नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अगर ये उत्तल दर्पण है, ध्यान समझिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनता है ना। तो कैसे बनता है, चलिए अभी पूरा डिटेल में जो है प्रकाश से रिलेटेड इस प्रश्न के बाद पूरा पढ़ा देते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है और छोटा बनता है। और ये आपका अवतल दर्पण है, यही इसका उत्तर होगा, है ना। ये होगा F, ये हो गया C। तो वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो देखिए समांतर आने वाली किरण कहाँ जाती है? फोकस से, और फोकस से आने वाली समांतर होके जाती है। तो ये मिलती कहाँ है? वक्रता केंद्र पर, और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब यहीं बन जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? C वाला। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से प्रकाश के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसको छोटा करके एक तरफ कर दें क्या? चलिए ये दूसरा प्रश्न है, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित करता है? चलिए पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। प्रकाश के बारे में जो है क्या आप जानते हैं? प्रकाश जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल, या निर्वात कह लीजिए या वायु में, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना। और प्रकाश की ये जो दृष्टि प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, दृष्टि नहीं, दृश्य प्रकाश जो होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो यदि ये भी दिया रहे तो आप जो है इसी पर टिक लगाएंगे। ये दिया हुआ है तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, दोनों नहीं देगा, ऑप्शन में दोनों नहीं देगा। ये दिया है तो इसको नहीं देगा, ये वाला दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा। समझ गए?
ये तरंग दैर्ध्य वाली बात हो गई। अच्छा, तरंग दैर्ध्य समझते हैं क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और ये प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अब आपको पता है अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? जिसमें तरंग के चलने की दिशा, बात मत करो, इसमें तरंग के चलने की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत होती है, ऐसे। ठीक, अब यहाँ से चलना शुरू किया, फिर अधिकतम विस्थापन, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होकर के शून्य हो गया। तो यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और एक चक्कर या एक कंपन कह लीजिए, तो एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य, और एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है आवर्तकाल, और एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में जितने चक्कर होंगे वो क्या होती है? आवृत्ति। अब ये बात यहीं याद रख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। कब आवृत्ति नहीं कभी नहीं बदलती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति क्या है, समझ गए हैं? क्या है आवृत्ति? एक सेकंड में कंपनों की संख्या या चक्करों की संख्या, समझ गए? अब और कुछ इसमें प्रकाश से अब सीधी रेखा में चलता है, ये सारी चीज़ें तो जान ही रहे हैं, बेसिक चीज़ें ना। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब घटनाएं होती हैं। ठीक, ये तो हो गया प्रकाश का इंट्रोडक्शन। अब देखिए जो ज़्यादा पूछा जाता है दर्पण और लेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। इसी कटे हुए भाग में जब एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो यह दर्पण हो गया, है ना। तो कैसा दर्पण बनाइए? एक तो उभरे हुए तल पर पॉलिश किए हैं तो परावर्तन कहाँ से होगा? झुके हुए तल से। तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक, और ये क्या होगा? देखिए पॉलिश जो है झुके हुए तल पर किया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए, ये चलो देख पा रहे हैं, ये क्या है? उत्तल। ये दोनों क्या हैं? उत्तल ही हैं, क्योंकि परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए तल से। ये दोनों क्या हैं? अवतल हैं, परावर्तन झुके हुए तल से होगा, और पॉलिश कहाँ किया गया है? उभरे हुए तल पर। समझ गए? अब ये परावर्तक तल के इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव। अब ध्रुव से ये जो जिस गोले से बना है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से दूरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से दूरी फोकस दूरी होती है। ठीक, और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो होती है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेंस समझ लेते हैं। इसमें जो है दो गोली पृष्ठ लिया जाता है। अब ये पृष्ठ क्या हो सकता है? उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, समतल हो सकता है। समझ गए? तो लेंस को यदि परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे? ये लेंस जो है दो उत्तल, अवतल अथवा समतल पृष्ठों से, समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरा होता है, बंद होता है, वो क्या होता है? लेंस होता है। तो चलिए लेंस बनाते हैं। ये आपका लेंस, एक ये हो गया, और दूसरा ये, इससे तो आप अच्छे से परिचित है ना। दूसरा ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? दोनों उत्तल पृष्ठ हैं, तो ये क्या बन गया? उत्तल लेंस, या इसी को द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। और ये क्या है? अवतल पृष्ठ है, इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस भी कह सकते हो। अब यहाँ देखिए ये सीधी रेखा है, मतलब ये समतल दर्पण समझते हैं ना, सीधे होता है जिसमें चेहरा देखते हो, तो ये समतल दर्पण हो गया। और ये क्या है? उत्तल है का अवतल? अवतल। देखिए इधर झुका हुआ तल है ना बाहर की तरफ, तो ये अवतल और ये समतल, तो समतल अवतल लेंस, इसको क्या बोलेंगे? समतल अवतल लेंस। तो इसको क्या बोलेंगे?
ये पहले जो आगे है उसको पहले कहिए, ये क्या है? अवतल समतल लेंस। समझ गए? अच्छा, इसको बताइए फिर ये क्या है? ये लो, ये क्या है? समतल उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल समतल लेंस। ठीक है, तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा रहेगा। अब वो पृष्ठ कैसी हो सकती है? उत्तल हो सकती है या फिर अवतल हो सकती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। अवतल लेंस का काम क्या है? आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है? ये फैला रहा है। यही करता है ना? ये फैलाता है, इसीलिए इस अवतल दर्पण को हम कहते हैं क्या? अवतल लेंस। ठीक, तो अवतल लेंस तो है ही, ये फैलाता है प्रकाश की किरण को, प्रसारित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हमारे लिखने से पहले बोल दीजिएगा, अपसारी लेंस कहते हैं। इस अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक, और वैसे ये क्या करता है? उत्तल लेंस क्या करता है? आने वाली प्रकाश की किरण को केंद्रित कर देता है ना? तो केंद्रित कर देता है, इसलिए इस उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। वाह, अभिसारी ठीक है, चलेगा। अब अभिसारी क्या लिखना है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन होता है? उत्तल या अवतल? ये अच्छे से याद रखिए, इसको पहचान रहे हैं, उत्तल है ये अवतल, लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो अपसारी अभिसारी, ये फैलाता है, ये केंद्रित करता है। ठीक, और ये मुख्य अक्ष तो पहचान ही रहे हैं। प्रकाश की किरण कैसे चलती है, अब इसको समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण इस लेंस में अपवर्तन या परावर्तन कैसे होता है? अच्छा, एक बार बताइए, परावर्तन किसमें होता है? लेंस में या दर्पण में? दर्पण में परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है ना। चलिए, और लेंस में क्या होता है? दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की किरण चली जाती है। तो यदि पूछा जाए कि परावर्तन लेंस में होता है या फिर दर्पण में, क्या जवाब देंगे? दर्पण में क्या होता है? अपवर्तन कहाँ होता है? लेंस में। चलिए, अब देखते हैं हम दर्पण, पहले बता दें। चलिए पहले दर्पण ही देख लेते हैं परावर्तन में। ठीक है, ये थोड़ा पतला कर दीजिए। अब ये अवतल दर्पण पहले देख लीजिए, ये क्या बन गया? ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु, फोकस बिंदु। इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती, पहली बात। इसी में बना दे रहे हैं ना, ज़्यादा समय लगेगा नहीं तो। दूसरी किरण फोकस बिंदु से यदि आ रही है, दूसरी नहीं मतलब दूसरा तथ्य है। पहला क्या है कि समांतर यदि आएगी प्रकाश की किरण तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। और यदि प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में या कह लीजिए उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक, ये तीनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन। चलिए एक लेंस में भी बना के बता दे रहे हैं, लेंस में भी यही बातें होती हैं। ये बन गया मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिए, इसमें बीच में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र समझते हैं? जब प्रकाश की किरण देखिए इस पर आपतित हो रही है और यहाँ फिर से देखिए लेंस में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, यहाँ अपवर्तित होगी और फिर से यहाँ अपवर्तित होगी। तो ये निर्गत किरण ये आपतित किरण के यदि समांतर है तो भीतर ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है इसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र समझ गए क्या है? ये आपतित किरण अगर निर्गत किरण के समांतर हो जाए, क्या हो जाए? आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाए तो भीतर ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहाँ मिलती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना होगा, समझ गए? चलिए समझ गए, प्रकाशिक केंद्र। अब इसमें देखिए लेंस में किरणें कैसे चलती है, प्रकाश की किरण कैसे चलती है, इसको आप समझेंगे। ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना।
तो समांतर यदि प्रकाश की किरण आएगी, देखिए इधर फोकस बिंदु वक्रता केंद्र, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, इधर F2 C2, ठीक है। तो यदि समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, देखिए दूसरे माध्यम में आ जा रही है ना, यहाँ हो रहा है अपवर्तन, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये तो लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ लो। समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से। सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस, और फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। और तीसरी बात, यदि प्रकाशिक केंद्र से होके आ रही तो सीधे निकल जाएगी। समझ गए? चलिए, ये 3 बातें याद रखेंगे, इसके आधार पर प्रतिबिंब बनता है। अब कब प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनता है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, देखो ध्यान से, ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण ये मान लेते हैं F हो गया, ये हो गया C, वक्रता केंद्र ना। तो याद रखिए ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहला पॉइंट ऐसे लिख दे रहे हैं, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी, अच्छा चलिए ऐसे करिए, जब वस्तु अनंत पर होगी, फिर थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे। दूसरी पॉइंट कहेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है। तीसरा कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, थोड़ा और नज़दीक ले आइए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। पांचवा कहेंगे कि फोकस बिंदु पर है। अब छठवीं स्थिति बनेगी फोकस और दर्पण के बीच में है। तो ये 6 स्थितियां वस्तु की बन सकती हैं। पहला तो बहुत दूर है यानी अनंत पर है, फिर थोड़ा और नज़दीक ले आइए, कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। रुचि बताओ क्या है ये वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, ध्यान से सुनो। और फिर अगला वक्रता केंद्र और फोकस के, फिर फोकस पर, फिर फोकस और दर्पण के बीच में। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा, पहली स्थिति जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। बात समझ में आई? दूसरा, थोड़ा नज़दीक वस्तु को ले आएंगे, प्रतिबिंब और दूर होता जाएगा, आकार भी बढ़ता जाएगा, आकार भी बढ़ता जाएगा। चलिए, तो अब नज़दीक ले आएंगे तो दूसरी स्थिति में बनेगा यहाँ, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक। दूसरी स्थिति, जब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर तीसरी स्थिति, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का हो जाएगा। और नज़दीक ले आएंगे, अब और दूर जाएगा। तो चौथी स्थिति, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा, ठीक। और नज़दीक ले आइए, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। ये बातें याद हो जाएंगी अब आसानी से। चलिए ठीक है, कब कहाँ बना है ये हो गया। अब आकार के बारे में समझिए। अच्छा, छठवां बचा भी, तो छठवां मतलब फोकस और दर्पण के बीच में जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी और बड़ा बन जाता है, सीधा हो जाता है। चलिए अभी समझते हैं। जब तक प्रतिबिंब सामने बनेगा, जब तक प्रतिबिंब सामने बनेगा तो वो होगा वास्तविक। कैसा होगा? और जब भी वास्तविक होगा, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा। और जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन माइनस लिखेंगे और आई का मान भी माइनस में ही लिखेंगे। ये बातें याद रखो, यम और आई का मान माइनस में होगा। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और कहाँ होगा? दर्पण में ये सामने होता है, लेंस में यही बात पीछे हो जाती है। चलिए अभी उसको भी देखेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। सामने होगा वास्तविक उल्टा, यम आई का मान माइनस लिखेंगे। अच्छा, और जब पीछे बनेगा, जब भी पीछे बनेगा दर्पण में तो वो कैसा होगा? पीछे होगा तो आभासी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पीछे बनेगा जब, तो ये कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक है। और जब ये सीधा होगा तो यम और आई का मान प्लस में लिखेंगे। बात समझ में आई? चलिए
अब इसी प्रकार लेंस में भी देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको यदि याद रहेंगी तो कोई भी कंपटीशन देंगे, यदि उसमें साइंस पूछा जा रहा है तो इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न आता ही है। अभी देखेंगे, अभी जो है प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ लिया है तो उसमें देखेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं अब लेंस में। लेंस में चलिए उत्तल लेंस ले लेते हैं। ठीक, उत्तल लेंस में भी वही स्थिति है, ये एफ सी और इधर भी एफ और ये सी। ठीक, वही स्थितियां फिर यहाँ से भी हैं। जब वस्तु पहले मानेंगे अनंत पर है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए। दूसरी बात, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है। तीसरा, वक्रता केंद्र पर है। चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। पांचवा, फोकस पर, फोकस और लेंस के बीच में। ये 6 स्थितियां हो गई। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर है तो बनेगा प्रतिबिंब फोकस पर। ये चलिए ऐसे लिखते हैं, एक ना पहली स्थिति, ये समझ में आया? कहाँ बन गया? फोकस पर। और फिर इसके बाद वस्तु को थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे तो कहाँ बनेगा? वक्रता। देखिए वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है। अब जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ले आएंगे ये प्रतिबिंब इधर दूर होता जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ वस्तु को नज़दीक ले आ रहे थे, प्रतिबिंब दूर होता जाता है। प्रतिबिंब जैसे जैसे दूर होता जाएगा आकार भी क्रमशः बढ़ता जाएगा, आकार भी क्रमशः बढ़ता जाएगा। अब वस्तु को जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे प्रतिबिंब इसमें भी दूर होता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति कहाँ बनेगी? ये फोकस और लेंस के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा, जब वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर वही बात है, पहले छोटा बनेगा फिर क्या होगा? बड़ा होता चला जाएगा। समझ गए? तो यहाँ छोटा है और जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बना है, यहाँ आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार का हो गया। समझ गए? वक्रता केंद्र से पहले बना है तो छोटा बना है, वक्रता केंद्र के बाद बनेगा तो बड़ा बनेगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार का। वही बात यहाँ भी होती है क्या, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु है तो इधर बनेगा और वो छोटा होगा। और जब वस्तु को और नज़दीक ले आएंगे तो प्रतिबिंब और दूर बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। समझ गए? ये बातें दोनों में कॉमन है। अब फिर चौथी स्थिति, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु हो तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, चौथा, और ये बड़ा बन गया। फिर पांचवा हो जाएगा फोकस पर, तो ये अनंत हो गया। ठीक, पांचवा क्या होगा? अनंत पर बनेगा। और छठवीं स्थिति में यही बन जाएगा जिधर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, समझ गए? तो इसमें देखिए सामने जब बनेगा इसमें लेंस में तो यही उल्टा, यही काम उल्टा होता है यहाँ। क्या कि जब सामने बनेगा लेंस में तो ये आभासी होगा, और जब भी आभासी होगा तो वो सीधा होगा। समझ गए? और यहाँ जब पीछे बना है तो ये कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। इसको वास्तविक क्यों कह रहे हैं? वास्तविक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरण इधर आ पा रही है ना। और यहाँ इसको वास्तविक क्यों कह रहे हैं? कि सामने ये जो है आकर के लौट जाएगी तो वास्तव में इधर मिलेगी। प्रकाश की किरण इधर आएगी नहीं, दर्पण में इधर नहीं आएगी, इसलिए आभासी हो गया। वैसे इसमें भी प्रकाश किरण इधर आ रही तो अपवर्तन होकर के वापस तो जाएगी नहीं, तो इसलिए सामने जो होगा उसको आभासी कहेंगे। ठीक, ये बातें याद रहेंगी। हाँ, किसी दिन पूछेंगे ज़रूर, इसको दिमाग में बढ़िया से समझ लो। अच्छा, और कुछ इसमें है? हाँ, एक चीज़ और छूट गया। ये क्या है? अवतल दर्पण है ना, और ये क्या है? उत्तल लेंस। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसके अलावा दो और बचा है, क्या बता दो? उत्तल दर्पण के अलावा और क्या होता है? अवतल दर्पण है। अच्छा, ये अवतल दर्पण हो गया। अब लिखेंगे उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण में पालिश झुके हुए तल पर करेंगे, है ना। परावर्तन कहाँ होगा? उभरे हुए तल से, यही ना। यहाँ देखिए ये फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। चलिए फोकस बिंदु इधर लिखा जाता है ना, ये
ये वस्तु जो है किसी भी स्थिति में हो, है ना, वस्तु कहीं भी हो, तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा बनता है छोटा, आभासी और फोकस और दर्पण के बीच में। कैसे बनता है चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये समांतर आएगी किरण, अब ये दूर हटेगी, क्या होगा, दूर हटेगी, इसको आगे बढ़ाएंगे, फोकस से मिलेगी ना, समांतर आने वाली फोकस से हो जाती है ना, तो इधर तो आएगी नहीं, तो आभासी रूप से फोकस पे आ रही है। दूसरा ये वक्रता केंद्र के सीध में आएगी, तो ये जो है यहीं मिल रही है ना, तो छोटा सा सीधा यहीं बन जाएगा। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी, छोटा, कहाँ, फोकस और दर्पण के बीच में। ठीक है, वही स्थिति यहाँ अवतल लेंस की भी है। बनाएं इसको, छोटा सा ही बना दें, एक ही स्थिति है, क्या दिक्कत है, ये चीज़ें। अब ये देखिए वस्तु मान लीजिए यहीं है, तो ये समांतर आएगी, प्रकाश किरण दूर हटेगी, है ना, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगी, फोकस से। ठीक, और ये प्रकाशिक केंद्र वाली कहाँ से जाती है, ये कहाँ चला गया यार, तो ये जो है प्रकाशिक केंद्र से यदि आएगी प्रकाश की किरण, तो ये जो है कहाँ से निकल जाएगी, आगे बढ़ाएंगे फिर कट जाएगा, तो ये जो है प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी। दोनों किरणें कहाँ यहीं मिलेंगी, छोटा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में। देखिए दोनों कॉमन लग रहे हैं ना एक जैसा ना, कैसा, दोनों में कैसा बन रहा है, किसमें किसमें, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। उत्तल दर्पण अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा और छोटा। देखिए आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा, कहाँ बन रहा है, दोनों में, फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बात समझ में आया। चलिए अब प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं ना। ये अच्छा है, ये बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित करता है, इसका उत्तर कौन बताएगा। बात मत करो, खुद से सोच के बताओ, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित करता, अपसारित मतलब फैलाता। देखिए समतल दर्पण तो होगा नहीं। अब देखिए अवतल दर्पण अगर हम बनाएं, ये क्या करता है, आने वाली किरण को केंद्रित कर देता है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आने वाली किरण को ऐसे केंद्रित कर देता है। अब ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण, दर्पण की बात है, लेंस की बात नहीं है। तो यदि उत्तल दर्पण है तो ये क्या करता है, आने वाली किरण को ऐसे करता है। अब पता नहीं कैसे करता है, अब इसको बताओगे कौन सा अपसारी है, उत्तल दर्पण। क्यों ये अपसारी है, देखिए फैला रहा है ना प्रकाश किरण को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। समझ गए, तथ्य याद करके जो है आंसर नहीं दे पाओगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक उत्तर नहीं दे पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब तीसरा देखिए, इसका उत्तर बताइए भाई, वही फिर से आगे क्या, नहीं, अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। चलिए थोड़ा हिंट करते हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया है। अब ये देखिए फोकस होता है, वक्रता केंद्र है, तो ये आने वाली, देखिए कह क्या रहा है, अवतल दर्पण से अपसारी किरण, अपसारी समझ रहे हैं, वो फैलाने वाला, दूर जाने वाला, ठीक है, अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना होगा। तो देखिए अगर फोकस पर हम रखेंगे, पहली स्थिति फोकस पर रखेंगे, तो जो समांतर आएगी कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी भाई, यही ना। तो ये देखिए आने वाली किरण को अपसारित कर रहा है कि अभिसारी कर रहा है, अभिसारी कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, ये तो पहला होगा नहीं। ठीक, दूसरा चेक करिए, अगर वक्रता केंद्र पर होता, इसी में बना दे क्या, अगर वक्रता केंद्र पर हो, ऐसे समझिए, तो ये आएगी प्रकाश किरण, फोकस से जाएगी, ये भी तो केंद्रित कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक, जब अनंत पर है तो अनंत से आने वाली वो भी केंद्रित करेगा। अब तीसरी स्थिति देख ली, बता दें उसको भी, यही सही होगा ना,
वाह भाई, समझ गए। हाँ, ये देखिए आने वाली प्रकाश की किरण अब ऐसे आएगी समांतर, तब ये फोकस से ये जो है किधर जाएगी, ये इधर ऊपर की ओर ऐसे दिखाया जाएगा ना। तो इसमें देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है, मतलब इधर बनता है, बड़ा बनता है ना। तो यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ये चौथा प्रश्न, इसमें क्या करें, एक उत्तल दर्पण की फोकस, ये तो बड़ा आसान प्रश्न आ गया जी, कहाँ से, इसका उत्तर तुरंत बताओ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी बोलो। मैं यार क्या कर रहे हो, फोकस दूरी देख रहे हैं 12 है ना, क्या पूछ रहा है, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, मतलब वो करता त्रिज्या कितनी होगी। हाँ, 2 गुणे एफ होता है ना, 2 गुणे 12 यानी 24। अच्छा, ये प्लस में होगा माइनस में, भाई उत्तल है तो प्लस में बोला करो जी, सो मत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। आगे बढ़े, चलिए ये पांचवा, इसको लगा के बताओ जल्दी से। फोकस दूरी एफ के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेमी लंबी वस्तु रखी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। चलिए लगा के बताइए इसको, अभी कॉपी चेक कर रहे हैं सबकी हम। कूदो मत, शांति से लगाओ। फोकस दूरी एफ के अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी एफ की जगह हम -f लिखेंगे। मुख्य अक्ष पर हमसे पहले जो लगा दे बता देगा उत्तर। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु, यानी वस्तु u की दूरी कितनी हो गई, 2f, और u का मान तो हमेशा माइनस में ही लिखते हैं। 5 सेमी लंबी वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई मतलब o 5 सेमी, ठीक। और फिर प्रतिबिंब की लंबाई o निकालना है, आई निकालना, हाँ प्रतिबिंब की लंबाई आई निकालना है, ठीक। चलिए तो फिर लगा के देखिए, इसमें देखिए क्या होता है दर्पण। चलिए एक बार फिर से इसको जो है फार्मूला भी इसमें समझ लेते हैं हम। दर्पण और लेंस होता है ना, तो दर्पण में जो फार्मूला लगता है वो कौन सा लगता है, दर्पण के लिए R बराबर 2f, या f का यूज ज़्यादा करना पड़ता है इसलिए हम f लिख रहे हैं, f बराबर R/2। और लेंस में भी क्या होता है, f बराबर R/2। लेंस में क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, और यहाँ क्या होता है लेंस में 1/f 1/v - 1/u, जहाँ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। और यम का मान होता है I/O बराबर -v/u, और लेंस के लिए क्या होता है, यम बराबर I/O बराबर ये प्लस में होता है v/u। तो ये 3 फार्मूले हैं इसमें लगते हैं। बाकी कब वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा बनता है ये समझ चुके हैं। जब सामने वाली दूरी देखिए ये भी समझ लीजिए, जब सामने बनेगा तो ये माइनस में होगा, पीछे बनेगा प्लस में होगा, सीधा ऊपर की तरफ बनेगा तो ये प्लस में, नीचे की तरफ बनेगा माइनस में, नीचे की तरफ मतलब उल्टा। तो फिर लगा के देखिए, ये क्या है, दर्पण है, तो दर्पण वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, लेंस वाला तो मिटा देते हैं। लगा के देखिए आया किसी का। तो 1/f = 1/v, दर्पण है ना तो +1/u, यही ना। f की जगह यहाँ लिखेंगे -f बराबर 1/v, ये निकाल लें पहले, और +1/u, u का मान कितना है -2f। कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसको इधर करिए तो ये प्लस हो जाएगा 1/2f -1/f = 1/v, ठीक है। ये कोई डाउट तो नहीं यहाँ। चलिए तो 2f यहाँ एलसीएम हुआ तो कितना बना 1, माइनस f से डिवाइड करेंगे 2 बचा, 2 लिखो 1/v, तो आ गया -1/2f = 1/v। तो v कितना आएगा जी, v का मान इधर ये आ गया 2f =
कितना माइनस वी, यानी v का मान आ गया -2f, यही ना। तो चलिए अब फार्मूला लगाइए यम वाला। कौन वाला? यम वाला। तो यम इज इक्वल टू क्या होता है? I/O माइनस वी अपान यू, क्योंकि दर्पण है तो माइनस होगा यहाँ। आई कितना वही निकालना है। ओ दिया हुआ है 5 सेमी बराबर, ये माइनस लगाइए, वी का मान -2f और यू का मान u -2f। अब ये दोनों -2f काम हो गया इसका। आई बराबर कितना आया? -5, तो 5 सेमी लंबा बनेगा। तो इतना जो है लगाने के बाद आया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही लगा लेते। कैसे? देखो, ये क्या है? अवतल दर्पण, ठीक। फोकस दूरी f है, ये f लिख दें, और वस्तु कहाँ रखी है? 2f पर। समझ गए? वस्तु कहाँ रखी है? 2f पर, मतलब फोकस से दुगुनी दूरी, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है? जितनी बड़ी वस्तु होती है, वस्तु की लंबाई 5 है तो प्रतिबिंब की लंबाई 5 होगी। समझ गए? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट जो है उत्तर 5 लिख के आगे बढ़ जाते। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये छठवां, इसको बताइए कितना होगा? उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। फोकस दूरी बताइए। चलिए लगाइए, पेन कापी लेकर के आप लोग भी लगाते जाइए क्रम से। हाँ, ऐसे जो है देखने से जो है उतना अच्छे से नहीं आएगा, जब खुद से लगाएंगे तो और दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो ये 25 सेमी किसका मान दिया हुआ है? u, और u हमेशा माइनस होता है। क्या है? उत्तल दर्पण है ना, कोई भी हो, 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, u का मान हमेशा माइनस में होगा। रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधा लंबाई का बनता है, आधा लंबाई का बनता है। तो यम का मतलब 1/2। आवर्धन यही होता ना, जितने गुना बड़ा बनता है, 2 गुना होता, 3 गुना होता तो उतना हो जाता। तो ये आधा है तो 1/2 हो जाएगा। अब इसकी फोकस दूरी निकालनी है। चलिए लगा के बताइए जल्दी से। यम वाला सूत्र लगाइए पहले, u v में संबंध आ जाएगा, और जब u और v में संबंध आ जाएगा तो 1/f वाला फार्मूला जो है उसमें रख करके आप निकाल सकते हो फोकस दूरी। हम भी लगाते चले क्या? नकलची तो हो ही तुम लोग। I/O बराबर V/U, ठीक है। तो यहाँ तो I/O का काम है नहीं, छोड़ दो इसको। V/U, यम का मान लिखेंगे 1/2। अब ये समझिए, देखिए कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आधा लंबाई का बन रहा है। उत्तल दर्पण है, देख पा रहे हैं? उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? आभासी सीधा छोटा बनता है। तो जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, जब सीधा बनेगा तो यम का मान प्लस लिखेंगे, तो यम का मान ये प्लस में हो गया, बराबर v ऐसे रहने दीजिए। u का मान कितना लिखेंगे? -25, ठीक है। चलो, अब ये v का गुणा जो है 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2v बराबर 25 का गुणा 1 में -25, ठीक है। अब ये v का मान मिल गया -25/2, v हो गया, ठीक है ना। u और v मिल गया। अब f तो निकाल ही सकते हो भाई ना, जल्दी लगा के बताओ, अभी किसी का नहीं आया। 1/u आ जाना चाहिए अब तक, 1/f। चलिए, यही लगाने के बाद अभी कॉपी चेक कर रहे हैं सबकी। v का मान कितना आएगा? -25/2, सही है, ये लिखो। फिर प्लस 1/u का मान कितना है? -25। आंसर आया?
क्या बेइज्जती करा रहे हो जी तुम लोग, अब तक लगा लेना चाहिए। ये कितना आएगा, -1/25, तो 1/f, तो ये f का मान कितना आया, -25। तो ये माइनस क्यों आ गया, उत्तल में प्लस आना चाहिए ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ये देखिए, ये सुनिए, ये गड़बड़ हुआ है। अवतल, ये दर्पण है ना, तो दर्पण के लिए यम बराबर, ये फार्मूला माइनस में होता है ना, सूत्र यहाँ प्लस में होता है तो ये माइनस में होता है। तो यहाँ पहले से माइनस लिखेंगे तो ये आएगा आपका प्लस में, और जब ये प्लस में आएगा तो यहाँ भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। ये कितना बन जाएगा, 3 बटे, ये क्या हुआ, अच्छा ये माइनस में है, रुको फिर से लगा देते हैं यहीं से। देखिए कितना बनेगा, ये 25 ऊपर हो गया, 2 ऊपर हो गया, 2/25 और -1/25, इसको घटाइए 1/25, तो f का मान कितना आएगा, 25। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जल्दी नोट कर लो या लगा लो, जैसे भी करना है, आगे बढ़ें फिर। ये समझ में आया, नहीं आया, आया, चलो अच्छी बात है। अगला, चलिए 3 सवाल और लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो समय ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए इसको लगा के बताइए अब, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको लगा के बताओ सब लोग, ये तो आ जाना चाहिए। उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर वस्तु रखी है ना, u का मान कितना होगा, u का मान देखिए, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु, अब वस्तु की दूरी u का मान हमेशा माइनस में लिखेंगे। प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, v बराबर -10। उत्तल दर्पण, हाँ क्या हुआ, उत्तल दर्पण है तो यह हमेशा कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है ना, और सीधा बनता है तो कहाँ बनता है, देखिए ये उत्तल दर्पण है ना, तो इधर बनेगा, इधर वाली दूरी प्लस में होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये 10 सेमी, ठीक। अब क्या होगा, फोकस दूरी निकालनी है, f का मान निकाल लो, 1/f बराबर 1/v, और दर्पण है तो +1/u, 1/f यही निकालना है, 1/u, ठीक है ना। चलो सुधीर बताओ कितना लिखें, v का मान 10 और +u का मान -40। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 40। अभी ऊपर लिखेंगे 10 चौक 40, 4 -1, 1/f। अब कितना हुआ, 1/f बराबर 3/40, तो f का मान 40/3, भाग देंगे कितना आएगा, 13.3, यही ना। चलिए ये सी वाला सही हो गया। चलिए अगला लगाते हैं। ये प्रश्न लगा के देखो क्या कह रहे हैं इसमें। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। किसी वस्तु को दो गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से दूर रखना होगा। वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखना पड़ेगा, मतलब वस्तु की दूरी इसमें निकालनी है। देखिए क्या दिए, लगाते जाइए आप लोग। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कितना है, 20 सेमी है ना, तो फोकस दूरी यही निकाल लो, यह बराबर r/2 आ गया, 20/2। अब अवतल दर्पण है तो ये माइनस में कर लीजिए, तो -10, यफ का मान मिल गया। अब आगे, किसी वस्तु का दो गुने आकार का, यम बराबर 2, दो गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता किसमें, अवतल दर्पण। अब अगर ये अवतल दर्पण है तो इसमें वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा ना, तो उल्टा बनेगा तो यम का मान माइनस, ठीक, -2 हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, u का मान निकालना है।
चलिए लगा के बताइए। एक बट्टे, अच्छा पहले तो यम वाला फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ लिखेंगे यम बराबर, दर्पण है ना, तो आई बटे ओ बराबर होता है माइनस वी बटे यू। ठीक है, तो यहाँ यम का मान लिखेंगे -2 और इधर लिखेंगे v बटे यू। ठीक, तो ये दोनों तरफ माइनस है, माइनस हट जाएगा, तो v बराबर 2u। ठीक है ना, नोट करते जाओ, हम कॉपी कभी भी चेक कर सकते हैं। v बराबर 2u। ठीक, अब यहाँ से लगाइए 1/f इक्वल टू 1/v, दर्पण है तो प्लस। ठीक है ना, अब क्या होगा, f का मान रखिए -10, 1 बटे v कितना है 2u और प्लस 1 बटे u, ये तो निकालना ही है ना, 1 बटे 10 बराबर ये आपका आएगा 2u। भाग देंगे 1 बचा और u से भाग देंगे 2 बार जाएगा, यही ना। अब ये मिल गया -1 बटे 10 बराबर 3 बटे 2u। 2u का गुणा 1 में -2u। अब ये आ गया, बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं जी। अब ये u का मान कितना आएगा -30 बटे 2, सही है, तो कितना आएगा -15। तो 15, ये वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं, 15 हो गया। ठीक है ना, अरे दद्दा, ये वस्तु की दूरी पूछ रहा है ना, तो वस्तु की स्थिति अगर पूछता तो माइनस में होता। वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक होती नहीं, समझ गए ना। तो किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के बीच की अगर कुछ भी दूरी है तो वो तो धनात्मक में होगी, समझ गए। चलिए, तो ये कौन सा सही होगा, ए वाला। चलिए अगला देखते हैं। ये 2 प्रश्न और लगा लीजिए। वाह भाई वाह, इसको लगा के दिखाओ। हमको तो लग रहा है ये लोग, आप लोग इंटर में इसको लगाए हैं ना, ये प्रश्न लगाए हो, लगा के बताओ थोड़ा सा हमको, तो कहीं ना कहीं जरूर लगाए होंगे इसको। एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेमी दूरी पर बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है। तो ये किसका मान दिया हुआ है 30 सेमी, किसका मान, v का मान। अच्छा, इसमें वास्तविक आभासी कुछ कहा है, नहीं कहा है ना, वास्तविक या आभासी इसमें नहीं कहा है। तो ये प्रतिबिंब बनता है, मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनता है। तो जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रतिबिंब बनेगा तो सामने पर्दा होगा ना, तो उसी पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब लिया जा सकता है वो वास्तविक होता है, समझ गए, क्या होता है, वास्तविक। और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये दर्पण है, तो उल्टा होगा सीधा होगा, सामने होगा पीछे होगा। पहले ये बताइए, सामने होगा पीछे होगा, वास्तविक है सामने होगा, और सामने वाली दूरी हम लोग माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ एक बात ये भी हो गई कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा सीधा। ये ज्वाला का प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा। चलिए आगे कह रहे हैं, ज्वाला की लंबाई 10 सेमी है। ज्वाला की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई 10 सेमी है। आगे, तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई आई कितना, 5 सेमी है। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, दुगने आकार का बन रहा है। इसका ऑप्शन में कहाँ चला गया चलिए कोई बात नहीं, लिखा गया है, लगा लो इसको। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है ना, तो देखिए u मिला है, तो यम की सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं, v मिला है, u निकाल लेंगे ना। तो दर्पण के लिए क्या फार्मूला होता है, -v बटे u। ठीक, यम का मान कितना लिखेंगे, अच्छा ये वाला लगेगा ना, यम का मान नहीं दिया, आई ओ दिया हुआ है, आई बटे ओ बराबर -v बटे u। अब रखिए, आई का मान 5 बटे ओ का मान 10 और v कितना है माइनस, क्या हुआ, कोई डाउट है का, कोई डाउट हो तो बोलो।
चलो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये 5 दूना 10। अब ये हो गया 1/2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30/u। भाई u मतलब ये माइनस में आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये बात है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वो वाला माइनस रह जाएगा। समझ गए ना? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अगर हर जगह, तो लगाते समय कहीं भी गलत हुआ तो वो आभास हो जाएगा, हाँ कहीं गलत हो गया। समझ गए? तो u का मान यहाँ लिखेंगे तो ये कितना आएगा, -60। ठीक, u मिल गया, v मिल गया, तो f तो निकालो। हाँ जल्दी निकाल के दिखाओ f का मान। f 1/f बराबर क्या होता है? हाँ चलो काजल बताओ क्या होता है फार्मूला 1/f दर्पण के लिए? 1/v + 1/u। चलो रखो आगे, f ही तो निकालना है। u कितना है? v उधर है -30 और प्लस 1/-60। किसी का आया नहीं आया? अभी कितना आया? चलो जो भी आया होगा ठीक है होगा। ये कितना है? 60। अभी कितना लिखेंगे इसको? एलसीएम ले लो भाई। ये मिलेगा 1/f बराबर, इसका एलसीएम 60 होगा, 30 दूनी 60 और 60 1 60, ये माइनस, तो 1/f बराबर आया -3/60, तो 3 दूनी 6 यानी 20। तो f का मान कितना आ गया? -20 सेमी। इतना आया है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ें। चलिए अगला देखिए, 2 सेमी लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेमी दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वैसे भी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखी जाती है ना। प्रतिबिंब सीधा व 3 सेमी लंबा बनता है। ठीक है, इसको बिना लगाए जो है कॉन्सेप्ट से लग बना के बताओ। उत्तल और समतल और अवतल। देखिए 2 सेमी लंबी वस्तु और गोली दर्पण से 10 सेमी दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। अब ये गोली दर्पण पता नहीं उत्तल है, पता नहीं अवतल है या समतल है, रखी है। अब कह रहे हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब सीधा व 3 सेमी बनता है। तो सीधा यानी आभासी बनेगा, तो ये समझिए कि उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, आभासी भी बनता है। तो क्या इसमें सीधा आभासी नहीं बनता? इसमें भी बनता है। अब प्रतिबिंब की लंबाई देखिए, वस्तु कितनी बड़ी है? 2 सेमी। प्रतिबिंब बना 3 सेमी, प्रतिबिंब बड़ा बना है। समझ गए? उत्तल में तो बनता तो है सीधा, लेकिन वो छोटा होता है। जब आभासी प्रतिबिंब उत्तल में बनता है तो वो छोटा होता है, यहाँ बना है बड़ा तो वो होगा अवतल। समझ गए? बिना सवाल लगाए इसका उत्तर मिल गया अवतल। समझ गए? तो चलिए इस प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रकाश से रिलेटेड हमने सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में प्रकाश में, इसमें तो हमको लग रहा है दर्पण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छांट के लिखा था। अब अगले वीडियो में लेंस से संबंधित, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस से संबंधित, फिर मानव नेत्र से रिलेटेड, फिर प्रकाशिकी यंत्र, ऐसे करके पूरा प्रकाश कंप्लीट करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।